Hi students, today we will read about paraphrasing a poem. तो देखिए paraphrasing a poem होती क्या है? When we paraphrase a poem, we use our own words to explain the major idea line by line. तो एक आपको टेक्स्ट दिया जाता है पोएम का, तो उसमें क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन है वो ऐड करते हैं। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें मेजर आइडिया है उनको लाइन बाय लाइन ऐड किया जाता है। और ये जो है ए पैराफ्रेज्ड पोइम इज लिटरली ट्रांसलेशन इन रेगुलर प्रोज विदाउट राइम और मीटर, कुछ राइम वगैरह इसमें यूज नहीं होती। और इसके लिए रीड द एंटायर पोइम वंस, एक से दो बार उस पोइम को अच्छे से रीड करना है और उसमें क्या बताया गया है वो अच्छे से रीड करना है। देन ब्रेक द पोइम डाउन वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज और लाइन बाय लाइन। और वर्ड बाय वर्ड से लेकर एक वर्ड से दूसरे वर्ड को, उसमें कौन से फ्रेजेज यूज किए गए हैं और हर लाइन को का उसका मीनिंग निकालना होता है। और दूसरी इसमें मेन बात है, ट्रांसलेट द वर्ड्स बाय रीस्टेटिंग दैम इन ए न्यू वे। और पोएम लिखी होगी उसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, उसको एक न्यू वे देना है। जैसे यूज द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, maintain the same point of view as the poet. You paraphrasing should parallel the poet's voice, tone and overall mood. For example, when paraphrasing, हमारी एक पोइम थी, two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. तो ये किसने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम है, द रोड नॉट टेकन. You might say I had a hard time choosing between two paths in the कलरफुल ऑटम फॉरेस्ट. तो इसको ऐसे डिफाइन करना है, आई विश आई कुड हैव टेकन बोथ रूट्स टू सी वेयर दे हैड टेक मी. और अब हमें पता है कि ये पोएम ने किसने लिखी है, फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स रीडर टू अंडरस्टैंड देम लाइफ प्रेजेंट्स चॉइसेस एंड एट माई गिवन टाइम. तो इस तरह से आप पैराफ्रेज को कंप्लीट कर सकते हो. उसके बाद कुछ इसके शॉर्ट्स है, पैराफ्रेजिंग के गाइडलाइंस हैं, जैसे कि रीड द ओरिजिनल 2 और 3 टाइम्स अंटिल यू आर श्योर यू अंडरस्टैंड इट. तब तक उसको पढ़ो जब तक आप श्योर ना हो जाओ कि हाँ मैंने इसको कम्प्लीटली पढ़ लिया है. उसके बाद पुट द ओरिजिनल साइड द ट्राई टू राइट द मेन आइडियाज इन योर ऑन वर्ड्स. यू हैव रिमेंबर ऑलवेज राइट इन योर ऑन वर्ड्स. अपने शब्दों में लिखना है, ऐसा कि नहीं कि कुछ भी लिखना है, बट राइट इन योर ऑन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू पोएम. लुक क्लोजली एट अनफेमिलियर वर्ड्स. उसमें अनफेमिलियर वर्ड्स को नहीं लिखना है, ऐसे वर्ड जिनकी सेंस निकले उन्हीं को लिखना है. चेक योर पैराफ्रेज एज ऑफन एज नीडेड अगेंस्ट द ओरिजिनल फॉर एक्यूरेट टोन. इंक्लूड शॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो पोएम में बताया गया है. तो एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे देखिए पोएम है, पोएम फर्स्ट द सीक्रेट हार्ट. देखो नाम से ही पता चल रहा है सीक्रेट हार्ट, एक ऐसा हार्ट जो सीक्रेट है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स भरी हुई है. Across the years he could recall his father one way best of all. In the stillest hour of night the boy awaked to a light. Half in dreams he saw his share with his great hands full of fire. The man had struck a match to see if his son slept peacefully. अब आपको देखने से पता चल रहा है कि फादर और सन की बात कही गई है. तो इसका आंसर किस तरह से हम वो डिफाइन करते हैं. आंसर है, as the boy got older he kept one image of his beloved father. कोई बॉय है, जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है तो उसके मन में अपने फादर की इमेज आती है. One night the boy was suddenly woken up by a source of light. He got up. He was partly awake and he saw an image which looked like his father holding fire blaze. However, it was just because he did lit match in order to look at him. The way he held the match shows that he resulting light represent love against the dim, while the curves of his hands लुक लाइक हार्ट. तो इसमें एक फादर और स्टूडेंट की बॉय और उसका फादर है, उसके बारे में बताया गया है कि वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है और उसको अपने फादर से जो लगाव था वो अब ओल्ड हो चुका है, लेकिन उसके फादर उसके सन और फादर दोनों के जो बिताए हुए दिन हैं उनको याद करता है. फिर आगे इसमें क्या कहता है,
So the boy felt that his dad showed his part, and the love was simply powerful to start. On the face of his dad, there was intense love, and it was best seen when he saw halfway well looking above. It did last for a moment only, but the son knew that forever it will be in his memory. कि सन को पता है कि अब उसके फादर सिर्फ उसकी मेमोरी में है, उसकी यादों में है। तो ये हमारा पैराफ्रेजिंग ऑफ द पोएम सेक्शन डी में है। अब जो डाटा इंटरप्रेशंस कैसे करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। Data interpretations, it means a process of assign meaning of the collecting information and determining the conclusion, significance and the implication of the finding. The goal of interpretations of data is highlight information and suggest conclusion. Data interpretation क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशंस मीन्स ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, स्टडी द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन ए फार्मर्स लाइफ एंड सोल्जर्स लाइफ, राइट 7-8 सेंटेंस बेस। तो फार्मर की लाइफ कैसी होती है और एक सोल्जर की लाइफ कैसे होती है। वर्क्स हार्ड ऑन फार्म्स, वर्क्स ऑन बॉर्डर फॉर द कंट्री, प्रोड्यूस गुड ग्रेन्स, प्रोटेक्ट्स द कंट्री, लाइव्स विद फैमिली मेम्बर्स, लिव्स अवे फ्रॉम फैमिली, ये फैमिली के साथ रहते, वो दूर रहते। पीसफुल लाइफ, लाइफ फुल ऑफ डेंजर्स, इन्जॉय एवरी फेस्टिवल विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सोल्जर्स लाइफ अनेबल टू इन्जॉय फेस्टिवल एट होम। तो इस तरह से भी आ सकते हैं। और दूसरे जो पाई चार्ट में होते हैं सर्कल में, जैसे किसी ने इतने मार्क्स गेन किए उनको बता सकते हैं कि किसने कितने परसेंट मार्क्स गेन किए। तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और देखते तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10th रिटन 7 to 8 सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया, जैसे सोशल साइंस के बच्चे ने इतना मार्क्स लिया, साइंस, गुजराती, हिंदी ऑप्शनल, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज, तो सब ने कितना कितना मार्क्स गेन किया, तो वो सब इसमें लिखना है। तो आंसर में द रिजल्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 इन द सेकेंड टर्म, वो स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट है वो सेटिस्फिकेशन वाला आया है। सम सब्जेक्ट नीड बी टेकन केयर, कुछ सब्जेक्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी में कम आए हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट को शो किया गया है कि 100% लेस द ऑप्शनल स्टूडेंट बट स्टिल गुड परसेंटेज ऑफ 92 इज सीन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज, that is Gujarati, Hindi. About 90% students passed in social science. Science also has 85%. कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए उनको पूरा क्लियर किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए ईमेल राइटिंग जो हम पहले कर चुके हैं। ईमेल इज ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट एक्सचेंज ऑफ स्टोरेड कम्युनिकेशन ऑन कंप्यूटर थ्रू द टेली कम्युनिकेशन। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। Write an email your younger brother asking him not to work very hard on the tax himself too much। तो सबसे पहले from ID and to ID, फिर subject avoid overworking, उसके बाद my dear नाम, I am in receipt of your school progress report card, रिसिप्ट मुझे तुम्हारे स्कूल तुमने जो प्रोग्रेस किया वो मुझे रिसिप्ट रिपोर्ट कार्ड मिला है। इट टेल्स अबाउट योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन ऑल स्कूल सब्जेक्ट बट 0 इन फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस। कि कोई बच्चा है उसने एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स गेन किए बट उसकी फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट वेल। डियर, you have been in the hospital for or a month. You are extremely frail and weak. You are stealing continue medicine. You must observe precautions. It is said that prevention is better than cure. इलाज से बेहतर है कि हम प्रिकॉशंस ले, सावधानियां बरतें। You need not work so hard. You need not tax your feeble body so much as it will tell upon your health. Your fever can relapse. You can fall a prey to a serious illness. You should know that nothing is more important than this life. If anyone of life but one is ill, all the charm of life ends automatically. What is use of being industrious and hardworking at the cost of losing one's health? Keep yourself free from strain and tension.
Don't exercise too much, improve your health, build your stamina, acquire more and more physical resistance, take plenty of exercise, eat nourishing food. Next time when we meet, I want to see healthy and glowing. Yours loving brother name. तो ये हमारा सेक्शन डी है स्टूडेंट, ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई करेंगे. ओके, राइट एंड लर्न ऑल्सो. थैंक यू.